हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं 1% बेटर कोर्स में साइकियाट्रिक इलनेसेस की। आपको भी लगता होगा कि साइकियाट्रिक इलनेस तो बहुत कम लोगों को होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो पागल होते हैं और जिनको दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। बचपन से हम लोगों का बचपन ऐसे टाइम पे बीता था जब साइकियाट्री वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर ब्रांच और समथिंग। पर अब आज की तारीख में यदि आप पता करने जाओ, मैं भी सर से बात ही कर रहा था, हिंदुस्तान में कम से कम 20 करोड़ लोग हैं जो कि साइकियाट्रिक इलनेसेस से सफर कर रहे हैं, यानी हर 5 में से एक आदमी को कुछ ना कुछ हो रखा है। और एक बात बताऊं, उन 5 में से एक आदमी को इलाज मिल रहा है, बाकी 4 को इलाज भी नहीं मिल रहा। यानी अगर 20 करोड़ लोग हैं जिन्हें साइकियाट्रिक ट्रबल्स हैं, उनमें से 15-16 करोड़ लोगों को कोई दवाई भी नहीं चल रही है। ये लोग खुद के लिए कितना खतरा है, ये लोग कितने परेशानी में जी रहे हैं, ये लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन्हें आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें, सही जगह पर रेफर करें और मैनेज करें। तो इसीलिए हमने अपने 1% बेटर कोर्स में ये सीरीज शुरू की है। जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि 1% बेटर कोर्स में हम हर दिन 15 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर पढ़ते हैं और उस लेक्चर में हम एक टॉपिक के बारे में काफी कुछ जान जाते हैं, इतना जान जाते हैं जो हर डॉक्टर को जानना जरूरी है, चाहे वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो, चाहे ईएनटी वाला हो, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो। इतनी साइकियाट्री भी आपको आनी चाहिए। इसीलिए आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। करीब 6-7-8 लेक्चरों में हम हर लेक्चर में एक कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के बारे में सीखेंगे कि अपनी ओपीडी में कोई मरीज आ जाए तो उसे पहचानना कैसे, आ जाए तो उसे कब रेफर करना, कब खुद मैनेज करना, कैसे उसको हैंडल करना। ये सब सिखाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय निरंजन। डॉक्टर विजय निरंजन एमजीएम मेडिकल कॉलेज में साइकियाट्री में हैं और कंसल्टेंट हैं और वन ऑफ द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट आई हैव एवर नोन, एंड ही हैज बीन टीचिंग फॉर अस लाइक फ्रॉम 2016, करीब करीब कितना 6-7-8 साल हो गए जब से वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर सीरीज आपके काम आएगी। आपको जो भी इसके बारे में जानना हो, पूछना हो, कमेंट करना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। शुरू करते हैं। हेलो ऑल, मैं डॉक्टर विजय निरंजन, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट इंदौर से, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर। सो डिप्रेशन एज वी ऑल नो एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम सब लोग आजकल सुनते रहते हैं। ये टर्म बहुत फैशन में भी आ गया है, अपन कह सकते हैं। हर कोई व्यक्ति बताता है कि हम डिप्रेस्ड हैं, फला व्यक्ति डिप्रेस चल रहा है। तो यहाँ हमें जानना है इस लेक्चर के माध्यम से कि कब डिप्रेशन क्लिनिकल रेंज में आता है, कब हम डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ें, किन सिम्टम्स को वार्निंग साइन समझें, कैसे हमें उसको ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित करना है और क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज अपने पास में अवेलेबल हैं। तो डिप्रेशन जो है एक तरह का मूड डिसऑर्डर है, और मूड हम सब लोग जानते हैं भाई, मूड तो हम सबके चेंज होते रहते हैं। भाई किसी को अगर मैं आज डांट दूं तो भाई बुरा लग जाएगा, कोई चीज मुझे नहीं मिले बुरा लग जाएगा, किसी एग्जाम में नतीजा अच्छा नहीं आए बुरा लग जाएगा। तो क्या ये डिप्रेशन होगा? नहीं। जो डिप्रेशन की परिभाषा है वो ये है कि परसिस्टेंट एंड परवेजिव, मतलब कि जो हमारे मन की अवस्था है हर समय और हर जगह दुखी रहे, ना कि नॉर्मल सैडनेस। क्योंकि जैसे आपने दूसरी बात करी कि उन परिस्थितियों में बुरा लग जाता है, बट वो कुछ देर, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, अगले दिन 2 दिन में ठीक लगने लगता है। कोई दोस्त आएगा, बोले चलो घूमने चलते हैं, चलो मूवी देख आते हैं, चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, तो ठीक लगने लग जाएगा। तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो सैडनेस है और वो नॉर्मल पार्ट है, वो सबके साथ में होता है। डिप्रेशन में ये चीजें लगातार होती हैं, हर समय और हर जगह होती हैं। कम से कम 2 हफ्ते तक चल जाएं, ज्यादातर और भी ज्यादा चलती, बट कम से कम 2 हफ्ते चल जाएं। इसके साथ में कुछ और भी सिम्टम्स आते हैं जो अभी हम लोग कवर करेंगे। किन लोगों को डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा होती है, तो हम लोग 3 डोमेन में इसको समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल जिनको रिस्क फैक्टर है, साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है, या सोशल रिस्क फैक्टर है। तो जैसे कि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर में जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री होना, उन लोगों को रिस्क बढ़ जाता है। जिस किसी को भी मूड डिसऑर्डर्स या बाइपोलर डिसऑर्डर या अन्य तरह की साइकाट्रिक इलनेसेस है तो रिस्क और बढ़ जाता है डिप्रेशन होने का। कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, मतलब सोशल फैक्टर, किसी का जॉब लॉस हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, इस तरीके के कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के आसपास डिप्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है। और किसी तरह की, किसी को ऑलरेडी कोई मेडिकल इलनेस ऑलरेडी चल रही थी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, थायराइड है, अनट्रीटेड चल रहा है, मुश्किलात आ रहे हैं, तो वहां पर भी ये रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है।
जो डिप्रेशन के क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको हम कुछ कोर सिम्टम्स और कुछ एसोसिएटेड सिम्टम में बांटते हैं। तो ये 3 कोर सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पहली बात है परवेजिव लो मूड, मतलब हर समय और हर जगह बुरा लगना, उसका दिन रात से कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है और किसी चीज में भी कुछ अलग अलग परिस्थितियों में घर में बाहर सब जगह व्यक्ति उदास चल रहा है, वो इस तरह की सैडनेस हो। दूसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट हो, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज जो बंदा पहले रुचि से करता था, जैसे उसको घूमने फिरने में मजा आता था, मूवी देखने में मजा आता था और अपना कोई म्यूजिक में, रीडिंग में, जॉब में इंटरेस्ट आता था, अब जबकि आप उसको पकड़ के बिठा भी दो कि भैया ये करो, तो भी वो उससे इंटरेस्ट नहीं डिराइव कर पाता, उसको प्लेजर फील नहीं होता है। और थर्ड, रिड्यूस्ड एनर्जी, मतलब कि अकारण थकान होना, उतना कुछ टाइम किया नहीं लेकिन थक गए, बहुत जल्दी जो है थकान फील कर रहे हैं, तो ये भी एक कोर सिम्टम है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन अटेंशन कम हो जाना, मतलब इसको हम लोग कई बार सूडो डिमेंशिया भी बोलते हैं कि भाई डिमेंशिया की ना एज है ना कोई रिस्क फैक्टर हुआ, लेकिन व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है कि सब कुछ सूझबूझ नहीं रह रही, अच्छे से याद नहीं हो रहा, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इस तरीके के सिम्टम्स आना। या अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा नेगेटिव लाइट में देखना कि भाई हमसे तो हो ही नहीं पाएगा और हमारे बस की नहीं है ये चीज, होपलेसनेस लगने लग जाना भविष्य को लेके कि भविष्य में भी कुछ नहीं हो पाएगा, कोई उम्मीद नहीं बाकी है, खुद को लेके कुछ गिल्ट फील करते रहना, अनवर्दीनेस लगना, मतलब कि स्वयं को लेके कि हमसे गलती हो गई, ये हमारे कर्मों का फल है या हम अब कुछ किसी काम के काबिल नहीं रहे, इतना निराशा हो जाना कि कभी कभी डेथ के विशेष आ जाना, या ये लगना कि हम खुद ही अपनी जान ले लें। तो डेथ विशेष मतलब कि भगवान मुझे उठा ले, इससे अच्छा ऐसी जिंदगी से अच्छा, या कभी खुद के सेल्फ हार्म प्लान आना कि मैं खुद को मार लूं, और कभी और ज्यादा हो जाता है तो पूरा आइडिया जो प्लान में बदल जाता है, मतलब कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, किन कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई आए नहीं, चिट्ठी लिख देंगे, सुसाइड नोट लिख देंगे, सामान ला के रख लेंगे इस तरीके का जिनसे वो मीन्स कमिट करेंगे, तो ये होते हैं सुसाइड प्लान्स। तो इतना तक लोग पहुंच जाते हैं। एपेटाइट में चेंजेस आना और स्लीप में चेंजेस आना, यहां हम चेंजेस कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि नींद और भूख कम ही हो, किन्हीं किन्हीं डिप्रेशन के केसेस में नींद और भूख बढ़ भी जाती है। इसके अलावा वेट चेंजेस आना और लिबिडो में, मतलब सेक्सुअली भी उतना एक्टिवनेस या लिबिडो फील नहीं कर पाते हैं डिप्रेशन के चलते। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं, इनमें हम लोग ये करते हैं क्राइटेरिया वाइज कि कम से कम 2 कोर सिम्टम्स हो, जो 3 में से 3 कोर सिम्टम्स थे हमेशा, जो परवेजिव लो मूड था, लॉस ऑफ इंटरेस्ट था और फटीगेबिलिटी थी, उनमें से 2 मिल जाए कोई, और जो एडिशनल सिम्टम की लिस्ट थी उनमें से 3 मिल जाए, और इतना कितने दिन तक हो, कम से कम 2 हफ्ते तक, तब हम उसको एक क्लिनिकल डिप्रेशन की डायग्नोसिस दे सकते हैं। कुल मिला के मेन बात यह है कि हर समय चलने वाली उदासी कम से कम 2 हफ्ते तक मिले, और उसके साथ में ये सारे सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स हमको मिल जाए, तो हम स्क्रीन कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को डिप्रेशन हो सकता है और इसको मदद की आवश्यकता हो सकती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, कि हमने डायग्नोज कर लिया कि भाई डिप्रेशन क्या है, और अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग समझे। तो ट्रीटमेंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जिसको हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं। तो यहां भी आपको समझना पड़ेगा, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं, काउंसलर्स कौन होते हैं। तो देखिए, काउंसलर्स होते हैं वो नॉन मेडिकल पर्सन्स भी हो सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे भी काउंसलिंग करते हैं, जैसे कोई एग्जाम काउंसलर्स होते हैं, कैरियर काउंसलर्स होते हैं, फैमिली काउंसलर्स होते हैं, वो किसी एक विषय के बारे में काउंसलिंग करते हैं। ये थेरेप्यूटिक और नॉन थेरेप्यूटिक दोनों तरह की हो सकती है। फिर आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं टेक्निकली वो एमए साइकोलॉजी के बाद में एमफिल डिग्री उनको मिली होती है, वो आरसीआई रजिस्टर्ड लोग होते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्लिनिकल थेरेपीज डिलीवर करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और फिर आते हैं साइकाइट्रिस्ट। हम साइकाइट्रिस्ट मेडिकली ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, एमबीबीएस के बाद में एमडी या डीपीएम करे लोग होते हैं, और हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब फार्माकोथेरेपी के साथ में साइकोथेरेपी दोनों डिलीवर करते हैं। तो ये एक मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताया कि ये तीनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट। तो जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो दोनों दे सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी दे सकते हैं और साइकाइट्रिस्ट भी दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अधिकतर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में काम करता है, और जहां पर सिवियरिटी ज्यादा हो गई है वहां हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे ही जाना पड़ता है।
सीवियरिटी ज्यादा, खासकर किन केसेस में आप समझ सकते हैं जहां पर या तो सुसाइडलिटी आ गई है, मतलब व्यक्ति आत्महत्या की बातें कर रहा है, जता रहा है, ऐसे आइडियाज प्लान्स बता रहा है, तो उसको हम सीवियर डिप्रेशन मानेंगे। या अगर डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स मतलब व्यक्ति अपनी रियलिटी को नहीं समझ पा रहा है, उसके मन में शक शंकाएं भर गई हैं, वो किसी बात को समझ नहीं पा रहा है ना, कभी इतना निराश हो रहा है कि बिल्कुल किसी ट्रीटमेंट को भी लेने तैयार नहीं है, तो वो सीवियर डिप्रेशन भी हो सकता है। तो सीवियर डिप्रेशन में फार्माकोथेरेपी फर्स्ट चॉइस हो जाएगी, और माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बिगिन किया जा सकता है। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिस प्रकार के दिए जाते हैं इसमें, उनमें सबसे प्रमुख है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में दो हिस्से हैं, एक है कॉग्निशन, मतलब सोच के पैटर्न को बदलना। तो अक्सर डिप्रेशन में कुछ पर्टिकुलर तरह का कॉग्निशन चलता है कि नेगेटिव व्यूज आते हैं खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो इन और कुछ धारणाएं मन बना लेता है कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, कोई काम हम नहीं कर सकते, ये हमसे संभव नहीं है। और अक्सर इन धारणाओं का कोई बेसिस नहीं होता है, जस्ट इमोशन के बेस पे कि हाँ ऐसा फीलिंग आ रही है, व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है। तो वहां पर जो साइकोलॉजिस्ट होता है व्यक्ति को इस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई ये आपकी सोच में ये इस तरह के एरर आ रहे हैं, और अभी आप कुछ कुछ चीजें करके देखेंगे, अपने पैटर्न्स को पहचानेंगे, फिर अपने विचारों को चैलेंज करके उनको चेंज करेंगे। इसका एक दूसरा हिस्सा होता है बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि हम लोग एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं कि उनको व्यक्ति को एक पूरा शेड्यूल बनाया जाता है और उसके अनुसार उसको सब चीजें करने को बोला जाता है, क्योंकि डिप्रेशन में व्यक्ति चीजें करना छोड़ने लग जाता है और फिर उसको लगता है कि वो कर ही नहीं सकता। तो रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम हम लोग बोलते हैं नहीं, आप सब चीजों का शेड्यूल बनाओ। जैसे सारे पैसे एक जगह नहीं लगाए जाते, वैसे आपको एक चीज से आकलन नहीं करना है, बल्कि एक व्यवस्थित शेड्यूल बनाना है जिसमें आप भाई पढ़ाई लिखाई काम धंधा वो भी करेंगे, थोड़ा सा अगर आपका कोई आध्यात्म रुचि है भाई उसको भी फॉलो करो, आप जो है फिजिकल भी थोड़ा एक्टिव हो, थोड़ा वॉक पे जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी करिए, सोशलाइज करिए, फैमिली को समय दीजिए, है ना, अपना लीजर एक्टिविटीज जो रहती है उनको समय दीजिए। तो ऐसा बिहेवियरल एक्टिवेशन भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा और कुछ तरह की थेरेपीज दी जाती हैं, वो होती हैं जैसे इंटरपर्सनल थेरेपी, कि कई बार डिप्रेशन आपसी रिश्तों के चलते आता है व्यक्ति को, हस्बैंड वाइफ के आपसी रिश्ते, भाई बहनों में, फ्रेंड्स में, तो वहां पर इंटरपर्सनल थेरेपी जिनमें अक्सर दूसरे व्यक्ति भी इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे हम आपसी इंटरेक्शन को समझें, उनके पैटर्न को समझें और वहां पर सुधार कर सकें। और प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपीज के कभी कभी डिप्रेशन के मारे कुछ हमारे मन में सुझाव नहीं आ पाते हैं, तो वहां थेरेपिस्ट के साथ बैठ के प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फार्माकोथेरेपी ऑफ डिप्रेशन पे। तो डिप्रेशन में क्या दवाएं दी जाएंगी? एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स एक सबसे पहले जो चलते थे वो पहले के जमाने में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट चलते थे, जैसे कि आप नाम सुने होंगे, एमिट्रिप्टिलिन, इमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन, इस तरह के। बट देखा गया कि उनके थोड़े से साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे थे, व्यक्ति को नींद ज्यादा आ रही थी, वजन बढ़ रहा था, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट जैसे मुंह सूखना, कब्जियत होना, ब्लड विजन होना, यूरिनरी रिटेंशन होना। और क्या दिक्कत, भाई डिप्रेशन के पेशेंट हैं, कभी ज्यादा दवा ले ली तो वो ज्यादा रिस्की हो जा रहा था, क्योंकि कार्डियक टॉक्सिसिटी वगैरह इन दैट केसेस देखने को मिल जाती थी। तो धीरे धीरे ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं इनका उपयोग कम होता गया, एमिट्रिप्टिलिन, इमीप्रामिन वगैरह का, और जगह बनाई गई लेटेस्ट एंटी डिप्रेसेंट के लिए, जिनमें सबसे ज्यादा चलते हैं सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। तो डिप्रेशन के व्यक्तियों में ये देखा जाता है कि इनका जो ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल है वो कम हो जाता है, और ये जो दवाइयां हैं उस लेवल को बैलेंस आउट करती हैं, तो इसीलिए इनको दिया जाता है। कॉमन सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट जो आपने नाम सुने होंगे, एसिटालोप्राम, सर्टलिन, फ्लोक्सटिन, इस तरीके के दिए जाते हैं। सामान्यतः एसिटालोप्राम 5 से 10 mg, सर्टलिन 50 से 100 mg और फ्लोक्सटिन 20 से 40 मिलीग्राम केस टू केस बेसिस पे हम लोग डिलीवर करते हैं। कुछ और दवाइयां भी आती हैं जैसे सेरोटोनर्जिक के साथ में नॉरएपिनेफ्रिन को भी बैलेंस करते हैं, वेनलेफेक्सिन, डेसवेनलेफेक्सिन, और काफी न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट्स भी आजकल आई हैं। बट जो सबसे कॉमन फर्स्ट थेरेप्यूटिक एवेन्यू रहता है वो एसएसआरआई सेरोटोनर्जिन एंटी डिप्रेसेंट का रहता है। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि भाई आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो कितने दिन तक इलाज इसमें चलता है? तो ये एक एपिसोडिक कंडीशन होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया तो वो ताउम्र बना रहेगा। सो मोस्टली ये 3 से 6 महीने का इलाज इसमें दिया जाना आवश्यक होता है। 3 महीने हम कहते हैं कि भाई एक्यूट थेरेपी चल रही है, बाकी 3 महीने हम कहते हैं कि नहीं आप और कोर्स को ले लेंगे तो मेंटेनेंस थेरेपी हो जाएगी, और
रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। तो इस लगभग अप टू 6 मंथ्स तक हम लोग ट्रीटमेंट करके फिर दवाइयों को अचानक से बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि अचानक से दवाई बंद करने पे दवाइयों के अपने आप में भी विड्रॉल आ सकते हैं और डिप्रेशन भी वापस से प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो दवाइयां हमेशा साइकाइट्रिस्ट की निगरानी में धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। कॉमन मिसकंसेप्शंस जो इनके बारे में रहते हैं कि वो खासकर पुरानी दवाइयों से जुड़े हुए थे कि कोई सी भी आप साइकाट्रिक एंटी डिप्रेसेंट लेंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आपकी सेक्सुअलिटी खराब हो जाएगी, या आपको हमेशा जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, या आदि पड़ जाएंगे। ऐसा न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में जनरली नहीं है, अगर वो एक ट्रेंड साइकाट्रिस्ट के अंदर आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो ये मिसकंसेप्शंस दूर करना भी अपने पेशेंट्स के आपके लिए आवश्यक है, ताकि वो ठीक से जो बताया गया ट्रीटमेंट है उसको कंप्लाइंट हो सके और प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट हो सके। किन्हीं केसेस में डिप्रेशन के एपिसोड्स वापस भी आते हैं, उन केसेस को हम लोग रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हालांकि ये दवाइयां कुछ लंबे समय तक चल सकती हैं, अप टू 3 इयर्स 5 इयर्स, या किसी सर्टेन केसेस में और भी लॉन्ग जा सकती हैं। कुछ केसेस डिप्रेशन के मोस्टली 2/3 केसेस तो अच्छे से ट्रीट हो ही जाते हैं। 1/3 केसेस में कुछ रेजिस्टेंट डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, जहां पर ये जो हमने कॉमनली दवाई दी उसका उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स हम लोग कैसे मापते हैं? एक सब्जेक्टिव आकलन मानिए कि जो सिम्टम्स हैं और आपने जो ठीक डोज में दवाई दी और कम से कम 4-6 हफ्ते दवाई ठीक तरह से चल गई है, पर भी अगर शुरुआती स्थिति से कम रुपए में 50 पैसे आराम नहीं पड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि शायद दवाई ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। इन दैट केसेस हम एंटी डिप्रेसेंट्स को स्विच करके देखते हैं, या तो दूसरी SSRI देंगे या दूसरी क्लास की एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। कई बार इस तरीके के स्विच करने से भी चीजें सुधर जाती हैं, या फिर कई बार हम लोग इसमें ऑगमेंटेशन स्ट्रेटजी ट्राई करते हैं, मतलब कि इसके साथ में हम कोई मूड स्टेबलाइजर दवा, लिथियम वगैरह जोड़ सकते हैं, या कभी कोई एटिपिकल एंटीसाइकोटिक लो डोज में एरिपिप्राजोल, ओलेंजेपिन, रिस्पेडोन वगैरह हम लोग जोड़ के देखते हैं। कोई ऐसे केसेस होते हैं जो इस सब के बावजूद अगर सही नहीं हो रहे हैं, है ना, मतलब इतना ज्यादा सीवियर हैं, रेजिस्टेंट हैं, सुसाइडल हैं, या दवाई बिल्कुल लेने तैयार नहीं है, ऐसे किसी केसेस में, सर्टेन केसेस में हम लोग ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या शॉक ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो वो एक फाइनल रिसोर्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है और प्रायः उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये था डिप्रेशन के बारे में क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने समझे कि डिप्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं और क्या क्या उपचार हमारे पास में डिप्रेशन के लिए उपलब्ध है, ये हमने इस लेक्चर में जाना। थैंक यू।